लोग जिस ढंग से चल और बोल रहे थे, सब ऐसा लगता था ना कि स्वचालित तकनीकी के हिस्से हैं। मतलब कि जैसे हम लोग रोबोट को चलाते हैं ना, या फिर रिमोट से हर चीज को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही लोग भी दिखते हैं वहां पे। और उसी हिसाब से जैसे जब वो बोलते हैं तो उनका सिर्फ लिप ही मूवमेंट करता है। हम लोग क्या होता है, जब बोलते हैं तो हम लोग कुछ एक्सप्रेशन, अपने बॉडी पोस्चर सब कुछ चेंज कर लेते हैं। सड़क और होटल दोनों एकदम प्रदूषण रहित है। बाजार का कोई शोर सुनाई नहीं देता। मतलब मार्केट, वो मार्केट वाली जगह है, पॉश एरिया है, लेकिन कोई आवाज नहीं है। सड़क और होटल दोनों जो थी एकदम पॉल्यूशन फ्री थी। कहीं भी कोई भी पॉल्यूशन नाम की चीज ही नहीं थी। टोक्यो यूनिवर्सिटी के अतिथि, मतलब कि अतिथि प्रोफेसर, मतलब कि गेस्ट लेक्चरर सुरेश ऋतुपर्ण नमूदार होते हैं, जो कि इंडियन थे। वे हमें निकट के एक भारतीय रेस्तरां कलकत्ता में ले जाते हैं। मतलब ये सुरेश ऋतुपर्ण नमूदार को ही इन लोगों के को गाइड करने के लिए रखा था फ्रॉम टोक्यो यूनिवर्सिटी से। और ये इन लोगों को लेकर इंडियन रेस्टोरेंट कलकत्ता में ले जाते हैं। रेस्तरां का मतलब होता है रेस्टोरेंट। अंदर की दीवार पर ताजमहल के सामने ऊँटों की तस्वीर लगी है। ये होटल का है। इसमें ये एक क्वेश्चन है तुम लोगों का कि भारतीय रेस्तरां कलकत्ते का वर्णन कीजिए। तो अंदर की दीवार पर ताजमहल के सामने ऊँटों की तस्वीर लगी है। और अंदर की दीवार पर ताजमहल, हाँ वो हो गया। और उस पर लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया। जैसे हम सभी जानते हैं, कहीं भी जाओ तो ये लिखा हुआ ही होता है। हिंदी संगीत चल रहा था, मतलब हिंदी म्यूजिक। डोसा सांभर और इंडियन स्पाइसेस की स्मेल वहां छाई हुई थी। मतलब हर जगह से स्मेल इंडियन वाली थी। सबसे पहले हमें गर्म पानी पीने को दिया जाता है, जो कि जापान का ट्रेडिशन है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको गर्म पानी देंगे पीने के लिए। इसके बाद हमें मसाला चाय दी गई, दालचीनी, काली मिर्च और चाय पत्ती उबालकर। टोक्यो में अ, और बड़ी ही गाढ़ी खुशबूदार चाय थी। इस रेस्टोरेंट के चलते बोलते हैं कि जापान में भी हमारे लिए एक छोटा सा मिनी इंडिया दिख रहा था। यहाँ इतना स्वादिष्ट भोजन सुबह शाम मिलता, लगता था जैसे शेरे पंजाब में बैठे हैं। शेरे पंजाब ना एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो आप किसी भी एरिया में जाओ, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर आपको मिल जाएगा, चाहे वो कश्मीर ही आप क्यों ना चले जाओ। जापान की राजधानी टोक्यो में तड़के वाली साबुत काली उड़द की दाल, उड़द पता है ना, वो ब्लैक वाला जो दाल होता है, तंदूरी रोटी, आलू के पराठे, सरसों का साग, ये सब खाने के बाद हम लोगों को तो मतलब आश्चर्य ही हो रहा था कि टोक्यो में भी, जापान में भी हमें सरसों का साग और आलू के पराठे मिलेंगे। दोपहर 1:30 बजे हमें टोक्यो यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था, मतलब लंच के बाद। कर्मठ कॉमरेड सुरेश ऋतुपर्ण हमारे पथ प्रदर्शक उपस्थित थे, मतलब हमारे गाइड हमारे आगे आगे थे। सनपेटियों से निकलकर थोड़ी दूर पैदल चले होंगे कि रेलवे स्टेशन आ गया, मतलब कि मेट्रो स्टेशन। जापान में कदम कदम पर रेलवे स्टेशन है। रेल जाल हम में से किसी की समझ नहीं आता। बोले कि वहां पे इतना ज्यादा मेट्रो स्टेशन का मतलब हर कदम कदम पे है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमें कहाँ ले जा रहे थे और कहाँ से कहाँ पे हम लोग घुस जा रहे थे। सुरेश कभी हमें जमीन के नीचे ले जाते, कभी ऊपर, मतलब कभी अंडरग्राउंड जाते थे, कभी ऊपर आ जाते थे। समझ तो कि वो कई धरातलों पर धड़क रहा है। हर जगह रंग रूप और खूबसूरती बिछी हुई है, सड़कों पर, दुकानों में और चेहरों पर भी। मतलब हर जगह खूबसूरत। जैसा कि जापान के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। सुरेश ऋतुपर्ण टिकट मशीन में खूब सारे नोट डालकर हम सबकी, यानी हम सब 6 लोगों की टिकट निकाल लेते हैं। वे न सिर्फ एक अच्छे शिक्षक और संपादक हैं, वरन बहुत अच्छे गाइड भी हैं। मतलब एक गाइड कैसे काम करता है, वैसे वो काफी अच्छे से हम लोगों को गाइड कर रहे थे। वे बड़े अच्छे, बड़े पेशेंस के साथ हम लोगों को समझाते हैं। यहाँ टिकट खांचे में डालकर, जैसे कि हम लोग भी मेट्रो में जाते हैं तो टिकट के अंदर डालना होता है, तभी हम उस तरफ क्रॉस कर पाते हैं, वैसा ही हर काम पलक झपकते करना होता है। मतलब विद इन अ सेकेंड वहां पे सारे काम होते हैं। रेल आती है तो धक्का पेल नहीं मचानी, जैसे कि हम इंडियंस करते हैं। ट्रेन में घुसने के लिए लगता है जैसे कि ना एक दूसरे को सब ये पुश किए जा रहे हैं यहाँ से वहां। कोई जापानी यात्री धक्का मुक्की करता नहीं दिखता। रेल कुछ ही क्षण ठहरती है, मतलब कुछ सेकंड। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लाल लकीरें खिंची हैं, वो तो यहाँ भी है, लेकिन हम इंडियंस कितने फॉलो करते हैं पता ही है। हर डब्बा एन उस लकीर के सामने ही पड़ता है। लकीर के दोनों तरफ हमें खड़ा होना है। बीच की खाली जगह से मुसाफिर उतर कर निकलते हैं। मतलब कि जो दो रेड लाइंस हैं उनके बीच में जो पैसेंजर्स यहाँ उतरने वाले हैं वो, और साइड से हम दोनों को चढ़ना होता है।
जो उसमें ट्रैवल करने वाले हैं। अब हमें रेल में चढ़ना है। सैकड़ों यात्री इसी अनुशासन से बद चढ़ उतर जाते हैं। रेल के अंदर बैठने के स्थान कम और खड़े होने के ज्यादा है, मतलब सिटिंग प्लेस काफी कम है। फिर भी दोनों तरफ काफी जगह लंबी सीटों के लिए छोड़ी गई, जिन पर लिखा हुआ है कर्टसी सीट, अर्थात सौजन्य स्थान। मतलब समझो इसके साथ एक फ्रेम में छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, मतलब जगह जगह पिक्चर्स लगे हुए हैं। जापानी भाषा देखने में चित्रात्मक, मतलब हम लोगों के लिए जस्ट लाइक अ ड्राइंग जैसा दिखता है। साथ ही यहाँ चित्र भाषा और चित्र शैली में संप्रेषण का अद्भुत रूप समाया हुआ है। सौजन्य स्थान पर बने चित्रों में एक पहिया कुर्सी, एक बच्चे सहित स्त्री, एक झुका हुआ वृद्ध शरीर, सामान से लदी फती एक स्त्री। कहने का मतलब जो सौजन्य स्थान है उस पर एक व्हील चेयर का पिक्चर बना हुआ है, पहिया कुर्सी, एक बच्चे सहित स्त्री, मतलब कि अगर कोई लेडी अपने बच्चे को कैरी कर रही है वो, एक झुका हुआ वृद्ध शरीर, मतलब कि ओल्ड एज वाले, सामान से लदी फदी एक लेडी, मतलब कि जो बहुत ज्यादा लगेज कैरी की हुई है, एक रोगी, मतलब कि पेशेंट। अगर ऐसे लोगों को आप देख रहे हैं तो उनके लिए आप सीट, और उसी के लिए वो सीट होती है जनरली। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए वहां पर सीट की वैसी कुछ बनी हुई नहीं है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि महिला सीट होती है, मतलब लेडीज सीट, विकलांग सीट मतलब हैंडीकैप्ड वाले, विधायक सीट मतलब वीआईपी वाले। तो ऐसा क्लासिफिकेशन इंडिया में ही मिलता है, ना कि जापान में। नेक्स्ट। आदित्य। I have read all this, ma'am. नो नो नो, यू हैव टू स्टार्ट शालीनता जापान का गुणधर्म। फ्रॉम देयर यू हैव टू स्टार्ट। स्क्रॉल डाउन नंदेश। हाँ, दिस लास्ट, या फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट। शालीनता जापान के गुणधर्म है। बिना आसान जताए जापान के लोग मदद करने आगे बढ़ आते हैं। यहाँ शब्दों का कम से कम प्रयोग है। रेल में लोग पढ़ते रहते हैं, खड़े खड़े भी। कुछ फोन पर संदेश टाइप करने में मशगूल हैं। एक दो महिलाएं अपने मेकअप ठीक कर रही हैं। जो भी आवाज आ रही है हम हिंदुस्तानियों की ही है, अन्यथा रेल का डब्बा सन्नाटे से भरा हुआ है। शायद इसलिए जापानी नागरिकों के चेहरे इतने शांत, सौम्य और तेजोमय लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे गौतम बुद्ध का बौद्धित्व इन्हीं इन्हें ही प्राप्त हुआ है। विदेशी भाषा अध्ययन संस्थान का सभागार जापानी छात्रों से भरा हुआ है। सब हिंदी में वार्तालाप की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का हिंदी ज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे पास कई छात्राएं आई। हरेक के पास मेरी किसी न किसी कहानी को लेकर सवाल थे। उद्घाटन से कुछ क्षण पहले टफ्ट्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर फुजी ताकेशी पधारे। हिंदी भाषा में उनका अनौपचारिक व्यवहार आत्मीय और अंतरंग लगा। बातचीत में पता चला कि मेरी तरह वे भी हिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सुरेश त्रिटुप्रण उसी हिंदी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। यानी हम तीनों का एक तिगड़ा बन गया, पुराने दिनों को लौटाने वाला। टफ्ट्स में तकरीबन 50 विदेशी भाषाएं के अध्ययन का
इंतजाम है। साथ ही यहाँ जापानी भाषा के प्राचीन से लेकर अधुनातन विकास के अध्ययन के विश्व केंद्र हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शुमार होता है। दक्षिण पश्चिम एशियाई भाषाओं के अध्ययन के अंतर्गत यहाँ हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की पढ़ाई जाती है। हिंदी उर्दू शिक्षण की यहाँ एक शताब्दी बाद बीत गई है। दोनों भाषाओं में यहाँ शोध कार्य का सुविधा है। कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व में और त्रिचा मृष बाथरूम जाते हैं। वहाँ एक दिलचस्प नज़ारा देखा। वाश वाश बेसिन के सामने छात्राओं की लंबी सी कतार है। सबने अपने पर्स से टूथब्रश और टूथपेस्ट निकालकर हाथों में थाम रखा है। पता चला सभी लड़कियां खाना खाने के बाद हर बार बिना नागा दांत साफ करती है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि जापान में किसी के दांत कभी खराब होते ही नहीं होंगे। यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। एक लड़की ने अपना गाल दबाकर कहा, फिर भी मेरा दांत दुखता है। उद्घाटन सत्र में हम सभी ने अपना परिचय दिया। वह विशेष आलेख पढ़े। छात्रों ने पूरी एकाग्रता से हमें सुना। सत्र के अंत में उन्होंने हिंदी में प्रश्न भी पूछे। संचालन करने वाली छात्रा प्रभावपूर्ण हिंदी बोल रही थी। ऐसा महसूस हुआ कि डॉक्टर फुजी और डॉक्टर सुरेश त्रिटुप्रण ने संवाद भाषा के रूप में हिंदी सिखाने में छात्रों के साथ भरपूर परिश्रम किया है। दोपहर के शाकाहारी भोजन के बाद डॉक्टर फुजी और त्रिटुप्रण हम टफ्ट्स के पुस्तकालय में ले गए। इसी 4 मंजिली इमारत के हर मंजिल पर विशाल वाचनालय है। पुस्तकालय में कुल 614 पुस्तकें हैं। विद्युत चालित अलमारियों में रखी ये पुस्तकें मात्र एक बटन दबाने से सामने उपलब्ध होती हैं। आप जी भर कर पढ़िए, पन्ने पलटिए या नोट्स बनाइए, वापस बटन दबाइए, अलमारी अपने आप बंद हो जाएगी। इसी इंतजाम से जगह की बचत तो होती ही है, पुस्तकों की सुरक्षा भी होती है। अलमारियों के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह निकल आती है। पुस्तकें के बीच मनमाना समय गुजारने के बाद जब पुस्तकालय के द्वार से बाहर निकलते हैं, एक अलार्म देता है कि आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक नहीं है। जापान लोगों को इस व्यवस्था पर कोई एतराज नहीं है। वे सभी अनुशासन प्रिय है। इंडिक भाषा विभाग में हमने कई दुर्लभ ग्रंथ देखे। यहाँ हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, पहाड़ी और मैथिली की पुस्तक की बहुतायत थी। दुर्लभतम पुस्तकों के लिए यहाँ नवलक किशोर संग्रह था, जिसमें 987 ग्रंथ उपलब्ध थे। मैंने 1804 में प्रकाशित ग्रंथ नंदिश
सिंहासन बत्तीसी के पृष्ठ पलटे। इस भारी भरकम पोथी के फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते के 2 मुंशियों ने ब्रज भाषा में से हिंदी में अनुवाद किया। इन मुंशियों के नाम ग्रंथ के प्रथम पुष्प पर दिए थे। मरीजा काजिम उली जुआन और लल्लू लाल कुब। युवराज विक्रमजीत को उनके सिंहासन की 32 पुतलियां द्वारा सुनाए गए आख्यानों के बयार इस ग्रंथ में दिए गए हैं। इसी तरह की एक अनूठी दुर्लभ पुस्तक मैंने वहां देखी। टेम्प्रीमर की लिखी द हिंदूज में 7 से बनाए गए चित्रांकन और विवरण थे, जिनसे हर जाति तथा उसके व्यवसाय का परिचय मिलता था। सरस्वती, विशाल भारत और माधुरी के अंक भी यहाँ उपलब्ध थे। एक साथ इतनी महत्वपूर्ण सामग्री मैंने अपने देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में भी नहीं देखी। यहाँ तक कि सुंदर फिजी द्वीप में बसे प्रवासी रचनाकार सुब्रमणी का लिखा हुआ डोका पुराण भी इसी पुस्तकालय में देखने को मिला। यह फिजी का प्रथम हिंदी उपन्यास है जिससे फिजी सभ्यता का परिचय मिलता है। जी भर कर पुस्तकों से वेट आदित्य, उसको इधर से निकाल। देखो, शायद जापान का है, मतलब कि वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, इवन जितने वो हम्बल है, वो जापान के बारे में बताता है, क्योंकि वहाँ के लोग बिना Mom, we are unable to hear you. You can't hear? Now we are audible, Mom. Like that time it was some faint voice. Oh, is it? Okay. तो देखो, कहने का मतलब कि जापान के लोगों के बारे में अगर बात की जाती है तो वहाँ के लोग इतने ओबीडिएंट, इतने हम्बल होते हैं कि वो बिना किसी चीज के लिए क्रेडिट लिए हुए ही लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। और यहाँ पे शब्दों का कम से कम प्रयोग होता है। रेल में लोग पढ़ते रहते हैं, खड़े खड़े भी, कुछ फोन पर संदेश टाइप करते हैं, मतलब कि ना लोगों को अगर क्या बोलते हैं, अगर किसी को मैसेज भी करना है तो ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त वो इस टाइम का यूज भी कर लेते हैं। कुछ 1-2 महिलाएं अपना मेकअप ठीक कर रही होती हैं ट्रेन में, और जो भी आवाज आ रही है हम हिंदुस्तानियों की आ रही है, मतलब उस ट्रेन में से किसी की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि सिर्फ जो इंडियंस थे उनकी ही आवाज थी। अदरवाइज रेल का डब्बा एकदम साइलेंट दिख रहा था। शायद इसीलिए जापानी नागरिकों के चेहरे, कहते हैं कि शायद इसी वजह से ना ये लोग, जापानीज लोग, इतने शांत और इतने हम्बल और बड़े ही पेशेंस वाले दिखते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग ही तरह का शाइन होता है। ऐसा लगता है जैसे गौतम बुद्ध का बोधित्व उन्हें ही प्राप्त, मतलब कि गौतम बुद्ध ने ही इन्हें बुद्धिज्म सबसे पहले डायरेक्ट दे दिया था कि जो लोग इतने शांत दिखते हैं। विदेशी भाषा अध्ययन संस्थान का सभागार जापानी छात्रों से भरा था, और ये लोग वहां उस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ जापानीज स्टूडेंट्स दिख रहे थे, और सब हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे थे। वार्तालाप का मतलब, कुछ का हिंदी ज्ञान बहुत अच्छा दिख रहा था, तो आश्चर्य भी हो रहा था कि जापान में इतनी अच्छी हिंदी। मेरे पास कई छात्राएं आई, हर एक के पास मेरी किसी न किसी कहानी को लेकर सवाल थे। मतलब उनमें से कई ऐसे थे जो
मेरी स्टोरीज को पढ़ करके आए थे और सबके पास कोई ना कोई स्टोरीज को लेकर के क्वेश्चंस थे। उद्घाटन से पहले मतलब इनॉग्रेशन से पहले टफ्ट्स टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक मतलब कि डायरेक्टर प्रोफेसर फुजी ताकेशी जो कि एक जापानीज थे। हिंदी भाषा में उनका अनौपचारिक व्यवहार आत्मीय और अंतरंग लगा, मतलब कि बड़ा ही इनफॉर्मल होकर के बात कर रहे थे, जो बड़ा ही अच्छा लगा हम लोगों को। बातचीत में पता चला कि मेरी तरह वे भी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। सुरेश सिद्धूपन उसी हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, यानी हम तीनों का एक तिगड्डा बन गया, मतलब सब तीनों एक ही कॉलेज वाले मिले तो सब काफी अच्छे फ्रेंड बन गए। टफ्ट्स में तकरीबन 50 विदेशी भाषाओं के अध्ययन का इंतजाम। सोचो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में 50 फॉरेन ऐसी लैंग्वेजेस है जो आप वहां पढ़ सकते हो। साथ ही यहाँ जापानी भाषा के प्राचीन से लेकर अधुनातन विकास के अध्ययन का विश्व केंद्र है, और ये वर्ल्ड सेंटर है। अगर आप किसी मतलब अगर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के को लेकर के अगर आप चाहो तो ये एक ऐसा वर्ल्ड सेंटर है जहाँ पे किसी भी भाषा को लेकर के आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शुमार होता है। मतलब टफ्ट्स यूनिवर्सिटी जो भी है, सॉरी टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। दक्षिण पश्चिम एशियाई भाषाओं के अध्ययनों के यहाँ हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और तुर्की भी पढ़ाई जाती है। हिंदी उर्दू शिक्षण की यहाँ एक शताब्दी बीत गई, मतलब एक सेंचुरी बीत चुकी है जब से वहां पे ये सब चल रहा है। दोनों भाषाओं में यहाँ शोध कर मतलब कि रिसर्च की भी फैसिलिटी है वहां पे। कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व मैं और ऋचा मिश्र बाथरूम जाते हैं। वहां एक दिलचस्प सीन देखा। वॉश बेसिन के सामने छात्राओं की लंबी सी लाइन लगी हुई है। मतलब क्यों है वॉश बेसिन के सामने? सबने अपने पर्स से टूथब्रश और टूथपेस्ट निकालकर हाथ में रखा है। पता चला कि सभी लड़कियां यहाँ खाना खाने के बाद हर बार दांत साफ करती हैं। मैंने कहा इसका मतलब है कि जापान के लोग के दांत कभी खराब होते ही नहीं होंगे और यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। तब तक एक लड़की ने अपना गाल दबाकर कहा, अरे मेरा दांत दुखता है। तब तक इनॉग्रेशन में सब लोग फिर से पहुंच चुके थे। वहां पे सब अपना अपना इंट्रोडक्शन, और जैसा कि होता है कॉन्फ्रेंस में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक टॉपिक प्रिपेयर करके ले जाना होता है उससे रिलेटेड, ताकि आप कुछ वहां पे पढ़ सकें। छात्रों ने पूरी एकाग्रता मतलब पूरी अटेंशन के साथ हमें सुना, और सेशन के लास्ट में उन्होंने हिंदी में प्रश्न पूछे, और ऑर्गेनाइजर्स जो थी वो प्रवाहपूर्ण हिंदी बोल रही थी, बड़ी फ्लुएंट हिंदी। ऐसा महसूस हुआ कि डॉक्टर फुजई और डॉक्टर सुरेश सिद्धूपन ने बहुत परिश्रम किया है बच्चों को हिंदी सिखाने का। दोपहर के शाकाहारी भोजन के बाद डॉक्टर फुजई और ऋतुपर्ण हमें टफ्ट्स के पुस्तकालय में ले गए, मतलब टफ्ट्स की लाइब्रेरी। नेक्स्ट पेज नंबर। इस 4 मंजिली इमारत की हर मंजिल पर विशाल वाचनालय है। मतलब कि 4th फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसको बहुत बड़ा एक वाचनालय का मतलब स्पीकिंग रूम है, जहाँ आप बोल करके अपना डिस्कशन कर Again, सकते your हैं। voice is faint, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Now it's proper. Like sometimes it's like you are talking from far away. no, I'm here only. Shamisha, but my net is fine. हाँ तो देखो पुस्तकालय में कुल 6,18,615 पुस्तकें हैं, मतलब 6,18,615 बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में। विद्युत चालित अलमारियों में, मतलब ना इलेक्ट्रिक से चलने वाली कवर्ड है, जहाँ पे अगर आप एक बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने सारी बुक्स आ जाएगी, मतलब जो भी बुक्स आपको चाहिए आप आराम से पढ़िए और फिर नोट्स बनाइए, और अगेन यू नीड टू प्रेस द बटन, देन अगेन कवर्ड विल क्लोज ऑटोमेटिकली। इस इंतजाम से जगह की बचत तो होती है, मतलब कि यू कैन सेव द प्लेस ऑल्सो। पुस्तकों की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है, कोई लेकर के भाग नहीं सकता वहां से, ऐसा भी है। अलमारियों के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह निकल आती है, लेकिन सब कुछ इतना सिस्टमेटिक बनाया गया है कि आपके सामने जब वो कबर्ड खुलती भी है ना तो आपको खड़े होने की जगह मिल भी जाएगी। पुस्तकों के बीच मनमाना मतलब कि काफी समय स्पेंड करने के बाद जब पुस्तकालय के द्वार से बाहर निकलते हैं तो एक अलार्म बजता है जो ये बता देगा कि अगर आपके पास बाय मिस्टेक भी कोई बुक आपके हाथ में आ गई है तो आप उसे लेकर नहीं जा सकते। जापानी लोगों को इस चीजों पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सब काफी डिसिप्लिन वाले हैं। इंडिक भाषा विभाग में हमने कई दुर्लभ ग्रंथ देखे,
या हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, मतलब इंडिया से जुड़ी इंडियन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इवन मैथिली की पुस्तकें भी काफी ज्यादा थी। दुर्लभतम पुस्तकों के लिए यहाँ नवल किशोर संग्रह था, जिसमें 1987 ग्रंथ थे। मैंने 1805 में प्रकाशित ग्रंथ सिंहासन बत्तीसी के पृष्ठ सिंहासन बत्तीसी एक काफी अच्छी नॉवेल है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना तुम लोग भी। मतलब ये सिंहासन बत्तीसी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है उसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक राजा था जिसका जो सिंहासन था ना, उसमें 32 तरह की कठपुतलियां का ना पिक्चर बना हुआ था, और राजा की जान तो जो थी ना, वो उसी 32 में से किसी एक के पास थी। इसीलिए जब तक राजा वहां बैठता था, कोई उसे मार नहीं सकता था। इस भारी भरकम पोथी को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते के 2 मनुष्यों ने ब्रजभाषा से हिंदी में अनुवाद किया था। कलकत्ते के 2 मुंशी थे जिन्होंने ब्रजभाषा से हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके दिया था। इन मुंशियों के नाम ग्रंथ के प्रथम पृष्ठपति थे मिर्जा काजिम उली जुवान और लल्लू लाल को। युवराज विक्रमजीत को उनके सिंहासन की 32 पुतलियों द्वारा सुनाए गए आख्यानों का ब्यौरा इस ग्रंथ में दिया गया। मतलब उस राजा का जो बेटा था विक्रमजीत, उसको उनकी 32 पुतलियों ने उसके बारे में सब कुछ बताया था। और इसी तरह की एक अन्य है दुर्लभ, मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलने वाली बुक भी देखी, टेम प्रेमर की लिखी द हिंदूज में हाथ से बनाए गए चित्रांकन, मतलब कि हाथ से की गई पेंटिंग और डिस्क्रिप्शन भी थी, जिनसे हर जाति तथा उसके व्यवसाय का परिचय होता था। मतलब पहले होता था ना कि लोगों की कास्ट डिसाइड करती थी कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो। या एक साथ इतनी महत्वपूर्ण सामग्री मैंने अपने देश में पुस्तकालय कलकत्ते में भी नेशनल लाइब्रेरी है ना कलकत्ता, तो बोलते हैं कि इतनी चीजें तो रिलेटेड और इतनी सारी लैंग्वेजेस में इवन नेशनल लाइब्रेरी में जो यहाँ जापान में देखने को मिला। यहाँ तक कि सुदूर फिजी द्वीप में बसे प्रवासी भ्रष्टाचार शिरोमणि का लिखा हुआ था, उसका पुराण भी इसी पुस्तकालय में देखने को मिला। नौका पुराण में पूरी फिजी सभ्यता के बारे में बताया गया। ये फिजी का प्रथम हिंदी उपन्यास है जिससे फिजी सभ्यता का परिचय मिलता है। टाइम हो गया क्या? Do you have any other class? No, ma'am. I have it. Okay, no problem. I think another 2 classes we needed to complete this. Just a second, I just give the attendance. Nandish, stop share.